हेलो दोस्तों, ये बात 90 के दशक की है, जब मुंबई की पहचान माया नगरी से कहीं ज्यादा उसके काले साए से भी होती थी। उस वक्त हर कोई जानता था कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंडरवर्ल्ड के इशारों पर चलता था। यहाँ तक कि बड़े प्रोडक्शन हाउस भी उनकी धमकियों के आगे झुकने को मजबूर हो जाते थे। अगर कोई उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो उसे अपनी जान तक की कीमत चुकानी पड़ती थी। कुछ ऐसा ही हुआ था गुलशन कुमार के साथ। गुलशन कुमार, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुके थे, उनके पास म्यूजिक इंडस्ट्री के 65% गानों के राइट्स थे और उन्होंने टी सीरीज को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जिसे शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी इस कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष भरी कहानी थी, लेकिन जितनी उनकी शोहरत बढ़ी उतनी ही उनसे दुश्मनी ठानने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। गुलशन कुमार का सफर दिल्ली की गलियों से शुरू हुआ था। उनके पिता का छोटा सा जूस का ठेला था और गुलशन कुमार अपने शुरुआती दिनों में उनकी मदद किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और अपने काम के प्रति उनकी ईमानदारी और धार्मिक आस्था ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने नोएडा में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया और फिर शुरू किया एक ऐसा सफर जो उन्हें भारत के सबसे बड़े म्यूजिक निर्माता के तौर पर स्थापित कर गया। गुलशन कुमार ने म्यूजिक इंडस्ट्री में भक्ति गानों के साथ अपनी शुरुआत की थी। वे हमेशा नई प्रतिभाओं को मौका देते थे और यही कारण था कि उनके पास अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और सोनू निगम जैसे बड़े नाम जुड़े। उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप फिल्मों में गाएं पर आप प्राइवेट किसी और का मत गाइए। मैंने ठीक, नो प्रॉब्लम। मैंने 5 साल उनके साथ में काम किया जब वो जिंदा थे। मैंने कभी भी किसी के पास प्राइवेट गाना। उन्होंने न सिर्फ अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि अपने आसपास कई कलाकारों का करियर भी संवारा। गुलशन कुमार का मानना था कि अच्छे गानों की आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसीलिए वे नए गायक और संगीतकारों को भरपूर मौका देते थे। मगर जैसे जैसे उनकी कामयाबी बढ़ती गई वैसे वैसे उनसे जलने वाले लोग भी बढ़ने लगे। कई बड़े म्यूजिक कंपनियों को उनकी लोकप्रियता और उनकी प्रतिभा से खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने गुलशन कुमार के गानों को प्रमोट करना भी बंद कर दिया। इसके बाद अंडरवर्ल्ड के लोग भी उनसे पैसे की मांग करने लगे, पर गुलशन कुमार ने उनके दबाव में आकर पैसे देने से साफ मना कर दिया। साल 1995 में अब्बू सलेम ने उन पर दबाव डालना शुरू किया और धमकी दी कि अगर वे उनकी बात नहीं मानते हैं तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। इसके बाद भी गुलशन कुमार ने झुकने से इनकार कर दिया। 1997 में अब्बू सलेम ने उनसे सीधे 1 करोड़ रुपए की मांग कर दी। गुलशन कुमार ने तब भी कहा कि वे ऐसे पैसे देने की बजाय वैष्णो देवी के मंदिर में भंडारा लगाना पसंद करेंगे। उन्होंने इस धमकी की जानकारी पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार 12 अगस्त 1997 का वो काला दिन आया। गुलशन कुमार रोज की तरह उस दिन भी मंदिर में पूजा करने गए थे। उनका धार्मिक विश्वास उन्हें हमेशा मंदिर खींच लाता था और यही बात उनके दुश्मनों ने उनके खिलाफ इस्तेमाल की। उस दिन उनके साथ उनका सुरक्षा गार्ड भी नहीं था, जो आमतौर पर उनके साथ होता था। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, अचानक कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। एक के बाद एक कुल 16 गोलियां उन पर दागी गईं। उनके ड्राइवर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस हमले में घायल हो गया। गुलशन कुमार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके निधन की खबर ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। गुलशन कुमार की मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध रह गया। उनकी अंतिम यात्रा में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार शामिल हुए और म्यूजिक इंडस्ट्री ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस हत्या की योजना दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और अब्बू सलेम के बीच एक मीटिंग में बनाई गई थी। पूछताछ में टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का नाम भी सामने आया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। आरोप था
कि उन्होंने 25 लाख रुपए देकर गुलशन कुमार की हत्या की साजिश में सहयोग दिया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बाद में बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। आज भी गुलशन कुमार का मर्डर केस भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस मामले में कई बार आरोपियों ने माफी की याचिका लगाई, लेकिन अदालत ने सजा को बरकरार रखा। इसके बावजूद गुलशन कुमार की विरासत को उनके बेटे भूषण कुमार ने आगे बढ़ाया और टी सीरीज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके द्वारा शुरू किया गया वैष्णो देवी भंडारा भी आज तक जारी है, जहां हजारों श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जाता है। गुलशन कुमार ने जिस समर्पण और मेहनत से अपने जीवन को भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री को समर्पित किया था, उसे उनके बेटे भूषण कुमार ने बखूबी संभाला और उनकी कंपनी को भारत की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी बना दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको भारत के म्यूजिक इंडस्ट्री के उस काले दौर की याद दिलाई जब अंडरवर्ल्ड की ताकत इतनी थी कि लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती थी। गुलशन कुमार जैसे लोग भले हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी संगीत और उनकी भक्ति हमें आज भी प्रेरित करती है। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद।